करो 8 9 11। कौन आया है? करो 8 9 11 क्वेश्चन। हो गया सर। तीनों हो गए? हाँ। और किससे हुआ? इसमें अभी एक ही हुआ है। तो फास्ट करो तो। और तुम्हारे पे क्या कितने नंबर आए विजन का ब्याह टेस्ट में दूसरे में? दूसरा दिया नहीं मैंने, फर्स्ट ही दिया था। अच्छा, ये दिया दूसरा ना? रिजल्ट आया नहीं। हाँ, दूसरा रिजल्ट नहीं आया है, अभी पहला ही आया है। खुद से तो मिलाया होगा ना? अरे रिजल्ट सीधा सीधा दे देता है तो मार्क सही। अच्छा, पिछले में 56 नंबर आया था जीएस में, हम्म बताया तो है। हम्म। इस बार सीसेट तो पास हो जाएंगे इसमें, दूसरे वाले में। सही है सही है। अरे और किसी से नहीं बनाए तीनों क्वेश्चन? इतना टाइम कैसे ले रहे तुम लोग? अब सर क्या करें, लास्ट 25 दिन क्या हो गया? क्या करें अब लास्ट 25 दिन में सर? ओनली PYQ और थोड़ा बहुत जो आप पढ़े हो उसका रिवीजन बस, और कुछ ही नहीं करना है। फालतू में कुछ ही मत पढ़ो नया। PYQ तो रटे हुए होने चाहिए सारे के सारे। अरे और किसी से नहीं हुआ क्या तीनों क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन हुआ है, 8 और 9, 10वां करने जा रहा। जल्दी करो, इतना टाइम लोगे क्या? PYQ करो, PYQ पे R&D करो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो अब पूरा। फालतू में कुछ नया पढ़ने के NCERT और जो अपने नोट्स उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की मत सोचो। बेसिक्स करो बस बार बार। सर मैं जब भी 9th की NCERT पढ़ने लगती हूँ ना, वो पॉलिटी वाली में, तो मतलब नींद आने लग जाती है 1 घंटे में। तो ऐसा हो जाता है कि खत्म कब होगी। क्यों भाई, इतना इंटरेस्टिंग तो है 9th और 10th तो कौन सी? अरे सर बहुत बोरिंग है। बोरिंग है, मेरे को भी बोरिंग लगी। आज पढ़ी मैंने, नहीं क्या बोलते, बोल नहीं सकता मैं। मतलब इतने बच्चों जैसी, खैर वो बच्चों की है तो बच्चों जैसी चीजें ही होगी। फिर हो ना, बच्चों जैसे क्वेश्चन भी नहीं आएंगे पॉलिटी में, ठीक है? जब अंडरस्टैंडिंग बेस आए। हाँ सर वो तो ठीक है, मतलब बहुत नींद आती है उसको पढ़ते वक्त। मतलब कौन सा टाइम ऐसा रखे जिस वक्त नींद ना आए और वो उसको पढ़ ले। उठ के सुबह उठते ही पढ़ा करो उसको। फिर तो मैं वापस सो जाऊंगी। नहीं सोओगे, टेंशन मत लो। मुझे लगता है ट्राई करके देखती हूँ कल। 2014।
सर हो गया? हो गए सारे? जी सर। शिवानी तुमसे नहीं हुई है तीनों क्वेश्चन? सर मेरे पास वो मतलब प्रिंट आउट जो निकाले ना उसमें से ये वाले क्वेश्चन है ही नहीं, और ये मेरे को ढंग से दिख भी नहीं रहे स्क्रीन पे। क्यों भाई, तुम्हें क्यों नहीं दिख रहे? और फिर अगर मैं पढ़ने भी लगूंगी ना तो मेरे को ढंग से समझ नहीं आएगा ना, मतलब वो रनिंग इंग्लिश होती है ना इसलिए। चलो देखो इधर, एक सीढ़ी पर 7 व्यक्ति है, ठीक है? ये क्या हो गया? ठीक है, एक सीढ़ी पर 7 व्यक्ति है, बी सी डी एफ जी इसी क्रम में नहीं है। ए जो है ई से ऊपर है लेकिन सी से नीचे है, ध्यान से समझना। तो यहाँ बनाते जाओ, 7 व्यक्तियों को पहले बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। बाद में अपन इसमें अरेंजमेंट करेंगे, पहले अपन ऐसे रैंडम बनाते हैं। ये क्या बोला, ए जो है ई से ऊपर है, ठीक है, लेकिन वो सी से नीचे है, ठीक है। बी जो है मध्य में, बी का अपने को पता चल गया, बी एकदम मिडिल में, बी मतलब चौथे स्थान पर होगा, याद रखना ये चीज़। जी जो है ए और बी के बीच में है, ठीक है, जी जो है ए और बी के बीच में है, और ये बोल रहा है कि बी जो है मिडिल में है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 2 केस लेके चल सकते हैं, 4 5 6 7। जैसे मान लो बी यहाँ पे है, तो एक कंडीशन मैंने ए यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे मैंने ए यहाँ ले लिया, समझ में आया? तो सभापति बोला है जी जो है ए और बी के बीच में है, तो यहाँ जी यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे यहाँ आ जाएगा। फिर इस कंडीशन अकॉर्डिंग सी यहाँ पे आ गया, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ई यहाँ पे आ गया, और जो है सी सभा की बात है यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, अभी पता नहीं है। ई जो है बी और ऐप के बीच में है, ई जो है बी और ऐप के बीच में है, तो ये तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे ही है, तो ऐप के बीच में है बी, ई जो है बी और मतलब ऐप के बीच में है, यहाँ पे आ गया अपने को, ठीक है। यदि ऐप जो है ई और डी के बीच में है तो डी यहाँ हो गया, ख़त्म बात। तो सी डी के सबसे निचले सोपान पर कौन सा व्यक्ति है, डी आ गया आंसर। याद रखना 2 केस लेके चलना, कभी गलत नहीं होगा, फट से आंसर आ जाता है, ठीक। आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत लंबा मतलब बहुत सर आप कहते हो ना कि मतलब वैसे मैनुअली करो, जैसे पढ़ते ही करो, पर मेरे से ऐसे होता नहीं है, मेरे को टेबल बनानी पड़ती है। ठीक है, सही होना चाहिए, ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट वो है, ये चीज़ याद रखना। यदि आप इन्हें उपयुक्त लंबाई के अनुसार क्रम में बिठाया जाए तो बीच की जगह पर कौन बैठेगा? अब सब ऐसी बात है, इसमें आप निकाल ही नहीं सकते ना, आपको जमाना ही पड़ेगा। ए जो है बी से लंबा है, ठीक है, फिर जो इससे दोनों से रिलेटेड है वही पढ़ो स्टेटमेंट, अब यहाँ याद दिया है। सी जो है ए से लंबा है, ठीक है, फिर यहाँ पे जो है इनके रिलेटेड यहाँ पे दिया है, डी जो है सी से लंबा है, ये चीज़ यार ना, रीजनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। और ई जो है सबसे लंबा है, तो बीच में कौन आ गया, सी। अब इसमें क्या था जो तुम लोग इतना टाइम लगा रहे थे, उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। एक सेकंड के क्वेश्चन नहीं है ये, और जिसमें इतना टाइम ले रहे हो। देखो इधर 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, 1 2 3 4। ए जो है बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। अब याद रखना कि जैसे ये में, तो ये आप इधर ऐसे करो, ए जो है बी की बगल वाली सीट में बैठा है। अब मान लीजिए चलो एक केस में मैंने यहाँ ले लिया, और एक केस में मैंने यहाँ पे ले लिया। बगल वाली सीट अपने को पता नहीं है ना, दाया बाया ये नहीं बोला है, ठीक है। ए जो है बी के बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं है, तो इसका मतलब है ए जो है सी के बगल में नहीं होगा तो सी यहाँ पे होगा, इस केस में यहाँ पे होगा सी, ठीक। यदि जो सी जो है डी के बगल में नहीं बैठा है तो स्वाभाविक सी बात है डी यहाँ पे हो जाएगा, अगर अपन, क्योंकि उसके यहाँ पे इस केस में यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो डी के अगल बगल की सीटों पर कौन बैठा है, देखो अगल बगल में यहाँ पे कौन है, ए, यहाँ पे भी कौन आ रहा है, ए, आंसर ए, ख़त्म बात। अब ऐसा क्या था जो तुम लोग इतना टाइम ले रहे थे भाई? 2 केस बना के लेके चला करो, कभी गलत नहीं होगा। चलो करो, 10 नंबर और 12 नंबर करो फटाफट। नंबर सिस्टम अच्छे से कर लेना, नंबर सिस्टम से बहुत क्वेश्चन आएंगे, पास उसी से हो जाओगे। और जो मेरे नोट्स हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ो। C-सेट में बेड़ा पार उसी से होगी। सर एक बार इन दिशाओं को आप इंग्लिश में लिख सकते हो क्या?
ये क्या हो रहा है आज? अरे तो इतना तो हिंदी आना चाहिए, पश्चिम पूर्व भी नहीं आता क्या तुम्हें? सर कंफ्यूजन हो जाती है ना। अरे कन्फ्यूजन क्या, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, खत्म बात। तो ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। ठीक है, अब दिखा दो हिंदी में, और लोगों को प्रॉब्लम होती है। देखो पहले बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे यार, ये वाला भी 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे घड़ी से। और वो घड़ी की सहायता से बन जाता है, याद रखना ये चीज़। हो गया दोनों? किस किस का हुआ? हो गया सर। और किसका भाई, सबसे बनना चाहिए। अब यही है, देखो तुम लोगों की लापरवाही। मैंने जनवरी से बोला था भाई ये PYQ वाली क्लासेस बार बार देखो, नहीं देखो क्या ही होगा तुम लोगों का। फिर वही नंबर आते हैं, 5-6 नंबर आ रहे हैं। 10 नंबर से लगभग आधे स्टूडेंट के तो 10 से कम नंबर आए हैं। यही हाल होगा जब बात नहीं मानोगे तो, और क्या ही होगा, लापरवाही करते हो। अरे बना, ये सबसे इजी क्वेश्चन है रीजनिंग का, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहे तो फिर तो बहुत मुश्किल होने वाली है। चलो देखो इधर, अब इतना टाइम चलिए लगेगा, फिर ऐसे तो करते रहो, एग्जाम में बैठे रहोगे फिर। देखो ये बोल रहा है कि ABCDEF जो 6 गांव है, और कौन 3 गांव जो एक रेखा लाइन में है, तो बनाना ही पड़ेगा, इसमें कोई वही नहीं। पर इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। अब ध्यान से देखना, F गांव जो है D गांव के 1 किलोमीटर पश्चिम में, ध्यान से समझ लेना, ये पहले स्टेटमेंट पढ़ना सीखो। F गांव जो है D गांव के, जैसे मान लो मैंने माना D गांव यहाँ पे, तो D गांव के पश्चिम में, मतलब पश्चिम इधर, तो ये हो जाएगा F यहाँ पे। फिर मैंने कितनी बार बोला है, जब इनके बारे में पढ़ा है तो इन्हीं के बारे में स्टेटमेंट देखो, कहाँ पे F और D के बारे में और कहीं बात किया है, यहाँ किया है। ये चीज़ याद रखना, रीजनिंग का ये तरीका है, इसी मेथड से आगे बढ़ोगे नहीं तो कभी ज़िंदगी में आंसर नहीं आएगा रीजनिंग में। अब बोला है तो D जो गांव है, A गांव के 1 किलोमीटर दक्षिण में है, तो यहाँ स्वाभाविक सी बात है A यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ याद रखना कि किलोमीटर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं है। जब अगर ऐसे पूछ रहा हो तब आप लिखिए, तब ये एग्जाम में लिखने मत बैठ जाना। कितने लोग हैं जिन्होंने ये लिखा है? लिखा होगा कुछ बहादुर लोग। मैंने लिखा है। हाँ बस यही है, जब जरूरत है ही नहीं उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। अब देखो FD और A के बारे में कहाँ बात करें, अब A के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है, तो ये वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे जो है। A गांव जो है E गांव के 2 किलोमीटर उत्तर में है, 2 किलोमीटर उत्तर में है, तो स्वाभाविक सी बात है E यहाँ आ जाएगा। ठीक, फिर आगे देखो यहाँ पे लिखा है C गांव जो है A गांव के 1 किलोमीटर पूर्व में है, ये 1 किलोमीटर पूर्व में बना दिया C। ठीक है, अब ये देखो बीज गांव जो है E गांव के 1 किलोमीटर पूर्व में है। बस बन गया, एक रेखा में कौन आ रहा है, ADE, आंसर भी। अब मुझे बताओ क्या था इस क्वेश्चन में ऐसा? अरे इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, जो तुम लोगों से बन नहीं रहा है क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर नहीं बन रहा है। क्या हो गया, 10 नंबर बन गया तो 12 नंबर नहीं बन रहा है। 12 नंबर के लिए घड़ी ले जाना, उससे बन जाएगा आराम से। मैं फिर बार बता रहा हूँ, घड़ी वाले क्वेश्चन आराम से घड़ी से बनते हैं, एग्जाम में घड़ी लेके जाना। बन जाएंगे क्वेश्चन। एक अभी तक चलाओगे सर? हाँ
घड़ी अलाउ रहती वहाँ पे? हाँ, क्यों नहीं रहता है, रहती है। स्मार्ट वॉच मत तो करवा लेके, लीजिए वहाँ स्मार्ट पर। वॉच नहीं, नॉर्मल वॉच चलेगी, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं रहती है। ठीक है, अभी बोला कितने मिनट निकटतम पूर्णांक बाद दोनों सुइयां एक बार दूसरे के ऊपर होगी। ये सीधा सा क्वेश्चन है, आप आराम से करो, उससे हो जाता है। ठीक है, ऐसे तो मैं उससे भी बता दूंगा, पर मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा जब इजी तरीका है, पता है हर चीज़ का सॉल्यूशन घड़ी से हो जाता है, तो क्यों फालतू में अपन वो सीखे। फिर भी देखो, एक घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां बिना झटके के चलती है। ठीक है, घड़ी जो है 8 बजे और 9 बजे के बीच का समय दिखाती है। ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर है। अब ध्यान से समझना, कितने मिनट बाद दोनों सुइयां फिर से एक बार दूसरे के ऊपर होगी। अब देखो, ऐसे तो मेरा मानना है कि इसको घड़ी से आप सब लोग सोल्व करो। अगर आप लोगों के पास घड़ी है ना, तो अभी आप करोगे, जिसके पास घड़ी है वो करो एक बार सोल्व। ऐसे नहीं सीख पाओगे आप लोग, करो इसको, घड़ी है जिसके पास, घड़ी से ट्राई करो, फिर मुझे आंसर बताओ। लो भाई, करो इससे, जिसके पास घड़ी है सब लोग घड़ी से क्वेश्चन करो इसको, ऐसे नहीं करो भाई। ये फ्री फॉकट का 2.5 नंबर है ये। मैंने जो अब की बार एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए थे, सारे दोनों घड़ी से ही किए थे। पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना। तो जिनके पास घड़ी है सब लोग घड़ी से करो, और मुझे फिर आंसर बताओ। 65। आ गया? हाँ, घड़ी से किया था मैंने। और बताओ सब लोग बताओ फटाफट। हाँ सर, बहुत से तो कौन सा बन रहा है? आ रहा ना, एग्जैक्ट आंसर आ रहा ना 65 घड़ी से। हाँ, 2.5 मिनट का गैप आ रहा है। हाँ, तो फिर घड़ी से कैसे करते हैं वो बता दो। उठा के फेंक अरे भाई, आप घड़ी लीजिए और घड़ी में करो, करके देखो 8 से 9 के बजे के बीच में कब आ रहा है सेम। घड़ी है नहीं मेरे पास अभी लाइब्रेरी में। मेरी घड़ी गड़बड़ है क्या? तो अब कल जाके जब आप घड़ी से कीजिए इस क्वेश्चन को। मैं फिर बता रहा हूँ, फ्री फॉकट के 5 नंबर है ये। अब क्या 2024 में भी आया था, निकला। मेरा तो ऐसे नहीं करता था। उठा के फेंक दूंगा, ऐसे करना सीख लो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, एग्जाम में फिर फंसोगे। ये देखो, सबसे जैसे पहले ये कह रहा है ना, हाँ। 8 और 9 के बीच में बीच का समय दिखलाती है, तो दोनों सुइयां तो वो 8:43 का टाइम है। फिर 8:43 के बाद फिर नेक्स्ट वो दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे होती है ना, तो वो फिर 48 होता है, मतलब 9:48 के बाद में। तो इधर की 17 मिनट और इधर की 48 मिनट हो जाएंगे 65। हाँ, वो भी है। जो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना, 8 बजे ना बजाना अपनी घड़ी में सबसे पहले। ठीक, अब धीरे धीरे घड़ी को बढ़ाते जाओ। ये बोल रहा है घंटे की सुई, मिनट की सुई, ध्यान से समझना। अब इसको बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। अब ये देखो, 9 बजने से, मतलब 9:44 के समथिंग ये एकदम बराबर आएंगे। याद रखना, 9:44 के समथिंग। हाँ, 9:44 पे आ रहे हैं। ठीक, एकदम एग्जैक्ट जो है 9:44 पे आ रहे हैं। अब दोबारा बोला कि दोबारा कब आएगा, अब ध्यान से देखना। अब मैं घड़ी को घुमाते जा रहा हूँ, घुमाते जा रहा हूँ। अब ये देखना दोबारा कितने बजे आएंगे, और ये आ रहे हैं मेरे पास एग्जैक्ट 10 बज के नहीं, मतलब 9:50 या 49 मिनट के समथिंग। सॉरी, 10 बज के, मतलब ये 8 बज के नहीं, 8:44 पे आया ना ये। तो 9 बज के लगभग मेरे पास ये आ रहा है 49 या 50 मिनट की समथिंग। तो ये हो गया ना 1 घंटा और 5 मिनट, तो कितना हो गया 65 मिनट। साफ आंसर आ रहा है भाई, करना सीखो घड़ी से क्वेश्चन। ठीक है, तो सब घड़ी से इसके प्रैक्टिस करो। फिर भी एक बार बता ही देता हूँ। देखो, एक चीज़ याद रखना, घंटे की सुई व मिनट की सुई के बीच में जो याद रखना कि जो कोण होता है वो 11.5 डिग्री का होता है। ठीक है, हर 1 मिनट पे इतना एंगल बनता है, ये याद रखना। ठीक है, तो अब स्वाभाविक सी बात है, और पते 360 डिग्री के बाद दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है। भाई स्वाभाविक सी बात, 360 डिग्री के बाद में तो रिपीट होगी ना। तो स्वाभाविक सी बात है, अपन बनाएंगे 360 डिग्री, मतलब स्वाभाविक सी बात है। ये देखो 11/2 डिग्री है, तो ये 1 मिनट 1 डिग्री में कितना होगा, 1 बटे में कितना होगा, 2/11। तो 360 में कितना होगा, ये करो। तो जब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे, 11 से काटो या इसको गुणा कर लो, 720 आ गया। 11 से डिवाइड करो, 11×6 = 66,
66 और 6 60 बचा, 11 5 55, 65 पॉइंट कुछ आएगा। तो इस तरीके से निकाल सकते, पर मेरा मानना घड़ी से, मैं तो भाई घड़ी से सोल्व करते आया हूँ और मेरा सही होता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, ये भी तरीका सीख सकते हो, परंतु भाई कई बार है ना इस फॉर्मूले में घुमा देता है यूपीएससी, याद रखना। पर घड़ी से क्या ही घुमाएगा, वो आंसर तो उसी से आएगा। चलो आगे देखो, आगे कोई क्वेश्चन। हाँ 90 नंबर करो फटाफट। अरे मैं पहले बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, करो फटाफट। करिएगा 19 नंबर। हो गया सर। ऐसा हो गया। सबका हुआ है भाई, बनने चाहिए रीजनिंग के क्वेश्चन में, पहले बताओ सबसे इजी होते हैं। हो गया सर, एक ही ऑप्शन से आंसर आ रहा है। कंप्लीट करो, उसको उठा के फेंक दूंगा अभी। करती हो रुको सर। चल आ गया। ये सब लोग करो क्वेश्चन, मैं पहले बता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया है सर। वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन 2 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, एक नर्सरी कक्षा में 50 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है, ठीक है। कुछ विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, ध्यान समझना। कुछ विद्यार्थी है जो इंग्लिश बोल सकते हैं ओनली, ठीक है। और कुछ विद्यार्थी जो है केवल हिंदी बोल सकते हैं। 10 विद्यार्थी अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल सकते हैं। तो बस ध्यान समझना, ये इंग्लिश बोलने वाले, ये हिंदी बोलने वाले, ये वो क्षेत्र है जो ओनली इंग्लिश बोलते हैं, ध्यान समझना। ये वो क्षेत्र है जो ओनली हिंदी बोलते हैं, और ये वो जो क्षेत्र है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। तो ये कितने हैं? 10, ठीक है। अब आगे देखो, यदि उन विद्यार्थियों की संख्या जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी मतलब कंप्लीट अंग्रेजी बोलने वाले सारे हैं, 21 है, ये 21 है, ध्यान समझना। तो कितने विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है, और कितने केवल हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है, और कितने केवल जो है अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब ये चीज़ याद रखना कि देखो, ये सब अच्छी बात है, ये एरिया अगर आप इसमें से माइनस कर दोगे, ये वाला एरिया, तो ये जो केवल इंग्लिश बोलने वाली संख्या आ जाएगी। 21 में से 10 घटाओगे तो कितना आ गया? 11। तो ये तो पता लग गया कि भाई केवल अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थी वो कितने हैं? 11। तो जैसे ही काटोगे आंसर तो आ गया। पर और जो पूछा है वो भी देखो कैसे निकाला जाता है, ध्यान से समझना। टोटल विद्यार्थी है 50 विद्यार्थी, ध्यान से समझना। तो इसका मतलब है इसका योग और इसका, ओनली इसका योग, ये टोटल 50 है। तो इसका मतलब अपने पास ये 11 निकल चुका है, ठीक है, प्लस 10। अब ये केवल हिंदी बोलने वाले, ये मान के चलो x है बराबर कितना हो गया? 50। अब जब आप इसको करोगे तो x बराबर ये कितना हो गया? 21। 50 में से 21 घटाओगे तो कितना आएगा? 29। उठा के फेंक दूंगा अभी। तो ये आ गया ओनली हिंदी बोलने वालों की संख्या, ओनली हिंदी मतलब ये वाले एरिया,
ये आया अपने पास 29। तो स्वाभाविक सी बात है, अब ये बोल रहा है, ये आ गया आंसर। अब ये बोला है कि जो हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी मतलब ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, तो 29 + 10 39। वेन डायग्राम से ऐसे ही बनाना, डायग्राम से फट से बन जाएगा, ये सबसे इजी है। चलो करे 21 नंबर और 24 नंबर करो फटाफट। जैसे दोनों हो जाए बताओ फटाफट। सर क्या हुआ बोलो। दोनों दोनों हो 21 गया? का भी आ रहा है और हाँ सर। ठीक है, और किससे हुआ? हो गया सर। चलो 21 नंबर देखो। जब तक देखो ध्यान से देखो, इसमें बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्या पूछ रहा है। कौन सी दो पुरानी आयुर्विज्ञान के उदाहरणों की हरी आवरण वाली पुस्तक है? अब देखो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखो 6 पुस्तकों का ABCDF से अंकित करके एक के बगल में एक रख दिया जाता है। BCE और F पुस्तकों के हरे आवरण है, तो भाई इन्हीं के हरे आवरण है, पहली बात तो याद रखना। तो BC और E और F, BCEF, चलो इन्होंने यहाँ पे ऐसा तो कुछ दिया नहीं, यही दिया है, ठीक है। जबकि अन्य पुस्तक जो है के आवरण पीले हैं, ठीक है। तो BCE के अलावा क्या बचा? BCEF, तो मतलब A और D जो है लाल कलर की है, ठीक है। उसी का मतलब इन्हें आगे देखो, A, B और D जो है नई पुस्तकें हैं, ठीक है। A, B और D ये नई पुस्तकें हैं, और जबकि शेष पुरानी है। तो शेष पुरानी है तो स्वाभाविक सी बात है A, B, D, तो C, E और F, ठीक है, ये पुरानी है, तो ये अपने को पुरानी ही चाहिए, याद रखना, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? A, B और C पुस्तकें विधि रिपोर्ट की है। A, B, C विधि रिपोर्ट की है, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, ये तो सारा ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। C को जैसे काटोगे आगे आंसर पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। समझ में आया भाई? ABC स्वाभाविक बात है विधि रिपोर्ट की है, तो स्वाभाविक सी बात है आगे C तो होगा ही नहीं, C होगी ही नहीं आयुर्विज्ञान की। आयुर्विज्ञान जैसे काटोगे आगे आंसर,
याद रखना कितना इजी होता है, तुम लोग पता नहीं क्या करते हो। अब आगे देखो, इसीलिए क्वेश्चन पढ़ना सीखो। सबसे पहली बात, एक क्लब के कुल 120 संगीतकों में से 5% गिटार, वायलिन और बांसुरी तीनों बजा सकते हैं। ध्यान समझना, इसमें ये वाला डायग्राम बनेगा सबसे पहली बात। तो 120 का 5% निकालो पहले, तो यही आना चाहिए, नहीं तो यहीं फंस जाओगे। 5 दूना 10, 2 6, इसका मतलब 6 लोग ऐसे हैं जो तीनों बजाना जानते हैं। ध्यान से समझना है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये देखो, ये मान लियो वायलिन है, ठीक है, और ये गिटार मान लो, और जो ये है ये बांसुरी है। अब आगे क्या बोला वो अपन पढ़ते जाएंगे। उपयुक्त वाद्यों में से कोई 2 और केवल 2 वाद्य बजा सकने वाले संगीतों की संख्या 30 है। केवल 2 बजाने वालों की, मतलब ये इस एरिया का और इस एरिया का एक योग दिया, तो इसको मान के चलो x मान के चलो, इसको y मान लो, इसको z मान लो। तो ये है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 30, ठीक है। ध्यान समझना, ये बोला कि जो केवल 2 बजा सकते हो, तो ये वाला एरिया ही है ना, कि ये 3 बजाने वाला एरिया आ गया, ये कॉमन एरिया, तो ठीक है। अब आगे देखो, जो संगीतक है केवल गिटार बजा सकते हुए 40, केवल गिटार बजाने वाले मतलब ये वाला एरिया, ध्यान से समझना। तो ये कितने लोग हैं? 40। ऐसे संगीतकों की कुल संख्या बताइए जो केवल वायलिन बजा सकते हैं या केवल बांसुरी बजा सकते हैं। इसका मतलब है अपने को ये इसका और इसका योग चाहिए अपने को। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। इसका मतलब इसको मान लो ए मान लो, इसको मान लो बी मान लो, ठीक है। इसको अपने को योग चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, ध्यान से समझना। अब देखो पहली बात, जैसे मैं इसको ए माना, अब ये टोटल जो है, टोटल ध्यान समझना। अब मैं एक समीकरण लिखूंगा, ध्यान से समझना। इसको मैंने सी मान लिया, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये वाले एरिया, ये एरिया और ये एरिया। उसके बाद में मैं लिख रहा हूँ प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये वाला एरिया। फिर उसके बाद में मैं लिख रहा हूँ ये वाला एरिया, मान के चलो ये वाला पी मान लो, हाँ कुछ भी मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी देखो ये सारा एरिया इंक्लूड हो गया। ये किसके बराबर है? ये है 120 के बराबर, क्योंकि टोटल अपने को दिया है एक क्लब के कुल 120 संगीतक, ठीक है। अब सब बाइक की बात, अपने पास जिसका मान है वो रखते जाओ। एक्स प्लस वाई जेड का मान है, पी का भी मान है अपने पास, और सी का भी मान है, खत्म। अरे ए प्लस बी का मान चाहिए अपने को, तो ये ए प्लस बी मैं उधर डायरेक्ट रखता हूँ। 120 माइनस 30, ठीक है, ये एक्स प्लस वाई जेड का मान रखा मैंने, ठीक है। सी का मान कितना है? 40, तो माइनस 40, ठीक है। पी का मान कितना है? 6, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 6। करो आप, घटाओ। ये देखो 30, 40, 70, 70, 76 में से 120 में से 76 घटाओ, कितना हो जाएगा? 44 हो गया, आ गया आंसर। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या था ऐसा? याद रखना, मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके से होगा, याद रख लो ये चीज़, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। 25 नंबर 25 नंबर करवा दिया हूँ मैं, करवाया तो था उस टाइम, जो कर लिए उनको क्या ही करना बार बार। अब आ जाओ तुम लोग 40, 41, 42, 43, 44, 45 हो गया, 46, 47, 48, 49, 50, 39, 40 हो गया सर, सब हो गया है। 51 इसको पैसेज में करेंगे, छोड़ो अभी इसको पैसेज में करेंगे। 53, उसके बाद में तुम लोग 59 पे आओ। करो इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, लंबा इसका मतलब ये नहीं है कि कठिन होगा। करो फटाफट करो, और मैं जो तरीके बताता हूँ उस तरीके से करो, फटाफट आंसर निकालो, ऐसा नहीं उसको लेके बैठे रहते हो।
किससे हुआ? ये म्यूट करो, किसकी तरफ से हो रहा है? म्यूट करो। देखो इधर, किसी प्रश्न पत्र में 8 कवियों में से ABCDEFGH का प्रश्न होना आवश्यक है। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक। इन कवियों में 4 कवि मध्य युग के हैं और 6 आधुनिक काल के माने जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है मध्य युग के हैं, ये है मॉडर्न के, ठीक। ये मिडिल, ये हो गया मॉडर्न। साधारणतः एकांतर वर्षों में प्रश्न पत्र में आधुनिक कवियों पर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ध्यान समझना, ये कन्फर्म है कि एक साल अगर मान के चलो मिडिवल से पूछा तो अगले साल मॉडर्न में पूछेगा ही, फिर अगर मिडिवल पूछा तो मॉडर्न पूछेगा ही, ये फिक्स रहता है पैटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन के लिए। साधारणतः जो H को पसंद करते हैं वे G को भी पसंद करते हैं। इसका मतलब H और G साथ में ही आते हैं, और जो F को पसंद करते हैं वो E को भी पसंद करते हैं। F और E जो है साथ में आते हैं, ठीक है। प्रश्निक ऐप के बारे में प्रश्न पूछना नहीं चाहता, ठीक है, तो सभी सी बात है, ऐप तो आंसर आएगा भी नहीं। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि उसने ऐप के बारे में पुस्तक लिखी है किंतु वह ऐप को पसंद करता है, और प्रश्न पूछना नहीं चाह रहा उसके बारे में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। ये तो एक ऑप्शन तो यहीं से कट गया। पिछले वर्ष प्रश्न पत्र ए के बारे में एक प्रश्न था। ध्यान से समझना, जब ये मिडिवल से पूछ चुका है तो मिडिवल का तो आंसर आएगा भी नहीं ना। अब भाई अगली बार स्वाभाविक सी बात है, किससे आएगा? मॉडर्निस्ट से, मॉडर्न से आएगा ना। हो गया ख़त्म। अब इस E और H में से दोनों मॉडर्न के हैं। दी गई सूचना के आधार पर इस वर्ष कवि के बारे में प्रश्न पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है। अब ध्यान से समझना, वो ऐप को पसंद करता है, ध्यान समझना, ये लॉजिक इसीलिए दिया। तो स्वाभाविक सी बात है, ऐप के बारे में पूछना नहीं चाह रहा तो किसके पूछेगा? E का आंसर E। लॉजिक लगाए, ये यहाँ से आंसर आएगा। ये छोटी छोटी ट्रिक होती है, क्लू होते हैं, चीज़ पकड़ा करो भाई क्वेश्चन में। चलो 60 नंबर कीजिए फटाफट, 60 और 63 कीजिए। 60 करो, 63 करो। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, याद करो। अब की बार भी क्वेश्चन आया था, वो एप्पल वाला क्वेश्चन आया था उस टाइप से। देखो देखो कैसे यूपीएससी 2024 में वापस इन्हीं क्वेश्चनों पे आ गई है। ट्रेंड देखो, ट्रेंड ये होता है, वापस यही क्वेश्चन पूछने लग गई है, तो बढ़ेंगे फिर इस टाइप के क्वेश्चन। अब की बार याद रख लेना। ये पहले मोस्टली पूछता नहीं था इस टाइप के, 14 के बाद पूछा नहीं है, पर 2024 में फिर से पूछा है। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? आवाज आ ही नहीं रहा तुम्हारा। अरे हुआ किसी से? हो गया सर। तो बोल का ही नहीं रहे। देखो इधर है, अब देखो पहले यार डायरेक्ट ये पूछ लो
और क्या पूछे, निम्नलिखित में कौन सी निश्चित रूप से नर्तकी भी है और वायलिन वादिका भी है? ध्यान से समझना। मैं 61 नंबर कर रहा था। उठा के फेंक दूंगा तुम्हें, बस यही करो। देखो छोड़ो। 61 नंबर। 6 स्त्रियों की मंडली में 4 नर्तिकाएं हैं, ध्यान समझना। 4 गायिकाएं हैं और 1 अभिनेत्री और 3 वायलिन वादिकाएं। अपने को ये याद रखना, नर्तकी पे ध्यान देना और वायलिन वादिका पे ध्यान देना, जो दोनों मतलब जिसको पसंद हो। गिरजा जो है, गिरजा और वनजा, ध्यान समझना। गिरजा और वनजा जो है वायलिन वादिकाएं हैं, जबकि जलजा और शैलजा वायलिन बजाना नहीं जानती। ध्यान से समझना, जलजा और शैलजा। तो जलजा और शैलजा यहाँ पे आंसर में क्या कर रही है? काटो, हो गया ख़त्म। अब इसका मतलब है कि स्वाभाविक सी बात है, आंसर जो होगा गिरजा और वनजा, ठीक है, इनमें से होगा। और आगे भी देखते हैं। शैलजा और तनुजा नर्तकियों में से है, तो शैलजा और तनुजा जो है स्वाभाविक सी बात है नर्तकी है। जलजा, वनजा, शैलजा और तनुजा सभी गायिकाएँ भी हैं, ठीक है, और उनमें से 2 वायलिन वादिकाएँ भी हैं। यदि पूजा अभिनेत्री है तो अब देखो, पूजा के बारे में ओनली एक इन्फॉर्मेशन है, अभिनेत्री के बारे में तो पूजा आंसर होगी नहीं, आंसर तनुजा। याद रखना ये चीज़, अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अब एक चीज़ यार भाई, तनुजा का कहाँ से पता लग रहा है अपने को? अब ये स्टेटमेंट पढ़ो, देखो यहाँ से। जलजा, ठीक है, और वनजा, शैलजा और तनुजा सभी गायिकाएं, पर उनमें से 2 वायलिन है। अब देखो ध्यान समझना, ये बोल रहा है यहाँ पे, देखो ये जलजा और शैलजा वायलिन नहीं बजाना जानती, तो जलजा और शैलजा गई, और इनमें बोले इनमें 2 जो है बजाती है, तो वनजा तो अपने को यहीं से पता लग रहा था, तनुजा भी हो गई। याद रखना ये चीज़। चलो इधर देखो, आपकी बार इस टाइप क्वेश्चन आया 2024 में, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। बसें जो है कारों की अपेक्षा अधिक दुर्घटनाओं का कारण है। बस जो है कार से ज़्यादा दुर्घटनाओं का कारण होती है, और जो ट्रक जो है बसों की अपेक्षा कम दुर्घटनाओं का कारण होते हैं। ट्रक जो है, ट्रक वो जो स्वाभाविक सी बात है बसों की अपेक्षा कम दुर्घटनाओं का कारण होता है। अब ध्यान से समझना, इस कथन से हम निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं? अब ध्यान से समझना, इस टाइप के आंसरों में एक लॉजिक काम करता है। ये जो नोटिस करना, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से। सड़कों पर ट्रकों की अपेक्षा बसें अधिक है। भाई ऐसा कोई डाटा दिया है क्या अपने को? यहाँ पे कुछ ऐसा डाटा दिया है? नो। तो अपन डाटा जब दिया ही नहीं तो अपन कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? ठीक है। कार चालक बस चालकों की अपेक्षा अधिक सावधान है। ऐसा कुछ बोला है क्या यहाँ पे? अपने को एक इन्फॉर्मेशन दिया है बस। ट्रक चालक कार अथवा बस चालकों की अपेक्षा अधिक कौशल है, ये याद रखना। कभी एफिशिएंसी आप कैसे निकालोगे? हाउ यू कैन जज? उपयुक्त में से कोई नहीं, 2024 में भी उसका भी आंसर यही आया था। ये चीज़ नोटिस करना। चलो 62 करो, फटाफट करो। 64 भी कर लो, करो 62 64 करो फटाफट। हो गया? हो गया क्या दोनों? हो गया सर? आवाज जा रही सर? हाँ बोलो बोलो। हो गया। देखिए इधर ध्यान से देखो। सेना के कार्मिकों में से 1000 में से 8 की मृत्यु होती है, किंतु नागरिक जनसंख्या में प्रति 1000 में 20 है। इस तरह से निम्न कौन कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सेना में भर्ती होना बेहतर है। ये क्या फालतू की बात है? ये संबंध आकस्मिक है। सशस्त्र बलों में जीवन गुणवत्ता सूचकांक बहुत ऊंचा है। फालतू की बात बोला। विषम जाति कानूनी वर्गों की तुलना नहीं की जा सकती। भाई कैसे आप जज कर रहे हो? सेना की आर्मी है, ये नॉर्मल नागरिक है। अब इधर देखो, यहाँ देखो, ये अभी जो करंट पाकिस्तान में चल रहा है, बांग्लादेश में चल रहा है, उसे आप समझोगे तो आराम से क्वेश्चन कर लोगे। यदि राजनीति बांग्लादेश में ज्यादा नागरिक नहीं होता है। हाँ पहले भी ठीक है। देखो यदि राजनीतिक नेतृत्व उभरने में असफल होता है, मतलब सब ऐसी बात है जहाँ पे पॉलिटिकल, जैसे भारत में भाई सब कुछ कौन चला रहा है? संसद से चल रहा है ना सब कुछ। तो जैसे भाई राजनीतिक नेतृत्व उभरने में असफल होता है, तो पाकिस्तान में भी कहाँ आजकल वो वहाँ सेना की आर्मी है, बांग्लादेश में भी जैसे अभी हो गया है।
तो विकासशील देशों में सेना द्वारा सत्ता हथियाने की संभावना होती है। हाँ होती है, देखो ना पाकिस्तान में, बांग्लादेश में तो अभी अच्छा खासा हो ही रहा है। उग्र छात्र समूह तथा श्रमिक लोग क्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। देखो बांग्लादेश में हुआ ही था ना अभी, किंतु वे सेना से प्रतिद्वंदन कभी नहीं कर सकते। बस सेना तो उड़ा देगी उनको बंदूकों के आगे लगा, इसीलिए उससे नहीं करेंगे वो। सेना का हस्तक्षेप शासन और राजनीति से हट जाना समाज के राजनीतिक विकास के स्तर से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अब ये बोल रहा है कि राजनीतिक विकास के संदर्भ में उपयुक्त गंतव्य में से ये क्या मान्यता है कि राजनीतिक नेतृत्व प्रभावकारी उपकरण ही नहीं रहा। अब भाई ऐसा तो क्या बात कर रहे हो, यूएसए में कैसे सफल है, भारत में सफल है, आप ऐसा इसलिए बोल सकते हो, ये तो गलत है। सेना राजनीति सुनने को भरती है, हाँ ये बात तो सही है। अब स्वाभाविक सी बात है जब लोग अच्छे से काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है जब यहाँ पे ये खुद ही बोला, यदि राजनीतिक नेतृत्व तो उभरने में असफल होता है तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, तो कोई ना कोई तो उसको भरेगा ही ना, तो सेना उसको भरती है, ये बात सही है। विकास हेतु सेना का हस्तक्षेप अवश्य संभव भी है, ये तो फालतू की बात बोल रहा है, याद रखना। अरे नहीं है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, दोनों काटोगे आंसर आ जाएगा, ये चीज़ याद रखना। चलो 67 करो फटाफट, 67 और 68, पहले 67 और 68 करो। सर 67 हो गया। क्या हो गया? 67 हो गया। 68 कौन करेगा? ये दोनों करने हैं। हो गया अभी। और किससे हुआ? सब लोग कैसे चुप बैठे हो तुम लोग? आप तो इसमें आएगा 25, एक में आएगा 13। देखो इधर किसी पंक्ति में, कल भी करवाया था इस टाइप क्वेश्चन, ध्यान से समझना। किसी पंक्ति में जो है ए जो है, अब देखो पंक्ति इस टाइप से होता है, तो ये सब याद रखना, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। ए जो है बाई ओर से 11वें स्थान पर है, यहाँ से ये 11वें स्थान पर है ए, तो 10 इससे पहले होंगे, ठीक है। और बी जो है दाहिनी ओर से 10वें स्थान पर है। अब ध्यान समझना, अपने को अलग लेके चलना है इसको। बी जो है दाहिनी ओर से 10वें स्थान पर है, अपने को नहीं पता कहाँ पे होगा, वरना अभी यहाँ पे है, 9 लोग इधर है, ठीक। यदि ए और बी आपस में अपना स्थान बदल ले, ध्यान समझना, अब ये एक दूसरे के स्थान बदल ले, तो ए जो है बाई ओर से 18वें स्थान पर हो जाता है। अब ये नई कंडीशन बनाओ यहाँ पे, ए जो है बाई ओर से 18वें स्थान पर हो जाता है। इसका मतलब ये तो पता लग गया कि जो है ये बी यहाँ पे था, समझ में आया ये चीज़, ठीक है। तो ए जो है बाई ओर से 18वें स्थान पर हो जाता है, 17 लोग यहाँ पे हैं,
पंक्ति में ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति है, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अब देखो यहाँ पे अपने को ये आइडिया लग गया था, बस इससे इतना ही आइडिया लेना था अपने को। तो ये स्वाभाविक सी बात है, ध्यान समझना कि ये बी का स्थान ले लिया यहाँ पे, तो बी के यहाँ पे बाद में कितने लोग थे, 9 लोग थे, ठीक है। और यहाँ पे 17 है, 17 में से एक जो है बी होगा यहाँ पे, तो ये कितने बचे 16, 16 9 कितना हुआ 25, आंसर 25। गलत मत करना इस क्वेश्चन को, याद रखना सबसे इजी क्वेश्चन है ये। अब ये देखो बी की स्थिति ए के उत्तर में, ए के उत्तर में है बी, वही चीज़ पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और सी की स्थिति जो है ए के पूर्व में, ए के पूर्व में है। दूरियां ए बी और ए सी क्रम से, ए बी है 5 है, ए सी है 12 है, बी और सी के बीच के स्थानों दूरी। लघुत्तम दूरी पूछा है, वही कर्ण स्क्वायर वाला, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 12 का स्क्वायर कितना है 144, दोनों को जोड़ोगे 169, 169 का अंडर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 13। चलो ये फटाफट करो, 66 करो। करो सब लोग। जल्दी करो, 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं। सर हो गया। और कैसे हुआ? सर हो गया, बी नंबर आ रहा है मेरा, क्या आ रहा है? बी नंबर। शाबाश, यही चल रही पढ़ाई तुम्हारी। और किसका? संजय तुम्हारा क्या आया है? शनिवार, शाबाश। फ्राइडे है इसका। और कोई भी बता दो, अब तो एक ऑप्शन बचा, कोई सोमवार भी बता दो, किसी का सोमवार आ रहा हो तो। अरे कोई है जो सोमवार बताने वाला? फ्राइडे। देखो पहले तो क्वेश्चन पढ़ो। यदि वह एक दिन में एक ही विषय की कक्षाओं में जाता है और रविवार उसकी छुट्टी रहती है, तो अन्य किस दिन की भी उसकी छुट्टी रहेगी? ध्यान से समझना। तो भाई सभी सी बात है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे तो छुट्टी है ऑलरेडी। अब ये बोला कि इनमें से भी एक दिन कौन सा छुट्टी है। अब देखो जॉर्ज जो सोमवार को संगीत की कक्षा में उपस्थित होता है भाई। इसीलिए नहीं बताए सोमवार तुम लोग। सोमवार ऐसे गायब हो गया, ठीक है। और फिर बोला कि मैं बुधवार को गणितीय कक्षा में उपस्थित होता है, तो स्वाभाविक सी बात है ये सोमवार काट दो, ये काट दो, बुधवार गया काम से। और उसकी साहित्य की कक्षा शुक्रवार को नहीं होती है, तो इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है, ध्यान समझना, इसको नहीं होती, फ्राइडे को नहीं होती, कहते थर्सडे को होगी या सैटरडे को होगी साहित्य की क्लास। ये चीज़ ध्यान से समझना। अब आगे बोला वह गणित की कक्षाओं के दूसरे दिन इतिहास की कक्षाओं में उपस्थित होता। गणित में कब जा रहा है? बुधवार को जा रहा है वो, सोमवार को वो संगीत की कक्षा में जाता है। अब यहाँ ध्यान से समझना, वह गणित की कक्षाओं के दूसरे दिन इतिहास की कक्षाओं में उपस्थित होता है। दूसरे दिन जो है, जस्ट इसका दूसरा दिन कौन सा हो गया? थर्सडे को। थर्सडे को कौन सी क्लास में जाएगा वो? इतिहास में। और सभी बात इतिहास में गया है तो यहाँ पे साहित्य आ गया।
मंगलवार को वह अपनी खेलकूद की कक्षा में उपस्थित होता है। मंगलवार को यहाँ आ गया, हो गया आंसर। इसका मतलब कौन सा है? फ्राइडे। देखो एक लॉजिक आप यहाँ पे ये भी लगाते कि साहित्य स्वाभाविक सी बात है कि फ्राइडे को नहीं जाता, तो थर्सडे सैटरडे में तो जा ही रहा ना, ठीक है। और वो बोला गणित के जस्ट जो है अगले दिन जो है दूसरे दिन इतिहास की कक्षा में उपस्थित होता है। इंग्लिश में पढ़ो। ही अटेंड्स हिस्ट्री क्लास ऑन द डे फॉलोइंग डे। फॉलोइंग डे का मतलब जस्ट अगला दिन। तो जब भाई गणित होगा तो अगले दिन इतिहास में जाएगा ना वो। दूसरे दिन मतलब मैं 2 दिन बाद समझ लिया था। हाँ तो यही समझते रहो फिर। इंग्लिश में तो पढ़ लिया करो भाई, हिंदी में नहीं समझ में आए तो। चलो पहले 76 करो। 76 सर एक बात बताओ, इसमें जैसे 21st डे से 5 दिन गिनने हैं अपन को, तो 21st भी इंक्लूड करना है उसमें? यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उसी माह का 21वीं तारीख से 5वां दिन। हाँ से बोला तो हिंदी के तरीके से तो गिनना ही पड़ेगा। यहाँ क्या बोला? इफ द थर्ड डे ऑफ द मंथ इज मंडे विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th डे फ्रॉम 21st। हाँ जोड़ोगे, स्वाभाविक सी बात है। फॉलोइंग बोला है ना, तो उसको फॉलो करना ही है आपको। 21 तारीख से 5वां दिन करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैलेंडर को मैं पहले बता रहा हूँ 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। कैलेंडर टॉपिक अच्छे से कर लेना। सर हो गया, क्या आंसर आया है? हो गया। बुधवार। ये याद रखो, ये पढ़ा करो। देखो यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उसी माह की 21वीं तारीख से 5वां दिन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका मतलब 21, 22, 23, 24, 25। समझ में आया? 25 तारीख की बताना अपने को, 25 तारीख क्या होगा। अब देखो ये बोल रहा है कि किसी माह के तीसरा दिन सोमवार है, और अपने को पता है कि अब सोमवार आएगा कितने दिन बाद में? 7 दिन बाद में। तो 10 तारीख को फिर सोमवार आएगा, फिर 17 को आएगा, फिर 24 को आएगा। 24 को जब यहाँ पे सोमवार है 21, 22, 23, 24, रुको 24 को होगा ना सोमवार? नहीं गलती किया क्या? 3 को होगा सर एक 3 को होगा, एक 10 को होगा, एक 17 को होगा और एक 25 को होगा। सोमवार है। हाँ और 24 हो गया ना, 17 में 7 जुड़ेगा, 24 हो गया, 25 कैसे हो जाएगा? 25 नहीं 26 को सातवां दिन होगा, फिर वो 8वें दिन होगा ना रिपीट। तो तीसरा सोमवार है ना सर, तो 1-2 से लेंगे ना एक हफ्ते का, फिर 7 से 21 पे जाएंगे आगे करके, ऐसे नहीं अरे सोचा रुको है। चलो देखो ध्यान समझो इधर कि यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो पहला, दूसरा, तीसरा ये मंडे है। ध्यान से समझना। अब देखो इसके, अब देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ 10। से फिर वो 7 दूनी 14, 7 से 21 तक ले सकते हैं, सेम रिपीट डे होंगे ना सर। अच्छा वो तुम उस तरीके से करें, ठीक है समझ गया मैं। मतलब बताओ ऐसे भी तो हो सकता है ना। देखो ये अब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ये 10 को ही हो रहा है ना। तो सब 10 को 3 के नीचे लिख दो ना, जिससे कि अपन को याद रहेगा कि हाँ। मंडे 10 को पढ़ाया। 10 को, अब फिर 17 को पड़ेगा। गिन लो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। 17 को फिर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 कितने दिन हो गए? 3। सही है ना? इसका मतलब 25 को आएगा। 25 को सोमवार आएगा। 25 को आएगा ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 25 को आएगा, याद रखना। अब देखो 25 को मंडे पड़ रहा है। अब ये क्या बोला? 21वीं तारीख से 5वां दिन। तो 21, 22, 23, 24, 25 और
26, इसके अकॉर्डिंग फिर आंसर अलग आ जाएगा। 25 को अगर मंडे है तो 26 को क्या हुआ, ट्यूसडे हुआ। सर 10 मंडे आपने ऐसे लिखना 3 10 17, तो यहाँ 24 लिखोगे ना, 25 को लिखा है आपने, 24 आपने वहां भी लिख दिया। मतलब ऐसे तो 8 दिन हो गए ना, 17 18 19 20 21 22 8 दिन हो गए ना फिर। एक मिनट रुको, 17 को मंडे हुआ ना, ठीक है, तो 18 को 19 20 21 22 23, तो ये देखो रुको एक मिनट, ये ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, हाँ 24 को ही तो होगा, 24 को ही मंडे होगा, ठीक है, 24 को मंडे, 25 को ट्यूसडे, 26 को क्या होगा, थर्सडे सॉरी वेडनेसडे, आंसर वेडनेसडे। थोड़ा याद रखो, ये चीज़ गलती नहीं होनी चाहिए। चलो एक तो तरीका ये था जिसमें आप आराम सर से, फिर इसने तो 21 गिना ही नहीं फिर, मतलब अपन 26 तक लेकर गए ना, 21 से 26 तक, तो 21 कहाँ गिना फिर उसने, गिना नहीं मतलब 21st डे को कहाँ गिना। हाँ 5 दिन अगर करोगे तो 21st डे कहाँ गिना इसने। 21 22 23 24 25, अगर हाँ सब ऐसी बात, अगर इसको यहाँ करोगे तो फिर ट्यूसडे आएगा ना, 26 को आ रहा है। तो मतलब वही तो मैं पूछ रही थी कि ऐसे कैसे फिर अपन वहाँ पता लगाएंगे। देखो यहाँ से तो अगर पढ़ोगे हिंदी में 21वीं तारीख से 5वां दिन है, तो इसके अकॉर्डिंग तो मानना चाहिए। इंग्लिश में बताइए, इफ द थर्ड डे ऑफ द मंथ इज मंडे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th डे फ्रॉम 21 ऑफ दिस मंथ। सर इसको ना हम एक हफ्ते का निकाल के फिर उससे आगे लेके जाएंगे ना, तो उस अकॉर्डिंग से ही निकाल सकते हैं। जैसे सर जैसे बोला कि 30 हाँ सर, उससे सोमवार है और आंसर ना, तो एक दिन सैटरडे होगा, दूसरे दिन सैटरडे होगा, पहले दिन फ्राइडे, उठा फेंक दो, सैटरडे संडे होगा ना। देखिए सर ठीक है, संडे सैटरडे होगा, हम्म। तो फिर मंडे से आगे जाएगा ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मतलब हम 7 डेज का ले लेंगे पूरा फ्राइडे तक का। फिर 7 दूनी 14 और 7 21, तो 21 से 5वें दिन आगे ले जाएंगे, जो दिन आएगा उससे आंसर निकल जाएगा ऐसे। हाँ तो मतलब बात तो वही है ना भाई, 21 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है, बात तो ये है ना, जब 21 को इंक्लूड नहीं करोगे तब आंसर आ रहा है ना। 21 को लेकिन पढ़ना पड़ेगा ना, से बोला सर है। से पूछा है ना, अब बात तो वही है ना, तब तो नहीं आएगा आंसर, फिर तो मंगलवार आएगा, याद रखना ये चीज़। इसका मतलब 22 23 24 25 26, अब देखो 24 का यहाँ पे मंडे आ रहा था, ट्यूसडे वेडनेसडे तो आंसर तभी आएगा जब आप आगे करोगे। 21वीं तारीख से 5वें दिन, याद रखना ये चीज़। एक बार इंग्लिश में पढ़ो, देखो अब इसका फॉर्म्स का मतलब क्या होता फ्रॉम भी है। सही होता है सर, फ्रॉम का मतलब भी सही होता है। इफ द थर्ड डे ऑफ द मंथ इज मंडे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th डे फ्रॉम 21st ऑफ दिस मंथ। सर फ्रॉम का मतलब भी सही होता है, तो उसका मतलब तो इंक्लूड करना चाहिए फिर तो वही तो फिर वहाँ पे अपन कैसे सोचेंगे ये, और एलिमिनेशन भी नहीं लग रहा अब इसमें, तो मतलब बिल्कुल पास वाले दिन दे दिए ना। हम्म। सर जैसे एक क्वेश्चन और आया था उसमें 2023 में, तो सर उसमें लिखा था कि आज की तारीख से, तो वहां से हम समझ गए थे ना कि हाँ ये इसलिए पूछ रहा है, और उसका आंसर भी कोई नहीं, अभी तो ये मान के चलो कि 21 तारीख को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, ध्यान समझना, वो देखता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, याद रखना ये चीज़। तो 22 आप मतलब इसको इंक्लूड नहीं करोगे 21 तारीख को, ठीक है, याद रखना ये चीज़। आगे क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, फिर देखते हैं वहाँ पे क्या मान के चल रहा है यूपीएससी। चलो ये करो फटाफट, 78 79 80 करो फटाफट।
सा क्वेश्चन करना है सर? 78, 79, 80। नहीं, याद रखना कि 21 के आगे ही लेना है 5, उसको 21 में इंक्लूड नहीं करना है। हो गया सर। तीनों हो गए? हाँ। चलो देखो इधर, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। और मैं फिर बता रहा हूँ, अब की बार आएगा, क्योंकि इस साइड 20 21 के बाद में पूछा नहीं है रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन, तो चांसेज है पूरा पूरा। देखो, एक ही परिवार के सदस्य है और एक 6 मेंबर है। वे इंजीनियर है, आशुलिपि है, डॉक्टर, ड्राफ्ट्समैन, विधिवक्ता और न्यायाधीश क्रम में नहीं है, कुछ भी कोई भी हो सकता है। इंजीनियर जो है ए, ये साफ पता लग गया कि ए जो है इंजीनियर है, ध्यान से समझना। महिला आशुलिपि से विवाहित है, ये मैरिड है, पर ये नहीं पता है कि वो कौन है, ठीक है। पर ये पता लग गया कि वो ये प्रोफेशन उसका ये है। हाँ, और ए का जेंडर भी पता लग गया इससे। हाँ, ये तो पता लग ही गया, ये प्लस, ठीक है। यहाँ पे जो भी आएगा फीमेल होगी, ठीक। अब आगे देखो, न्यायाधीश जो है विधिवक्ता से विवाहित है। अब यहाँ पे अपने को ये भी पता लग गया, जो न्यायाधीश है इनका कुछ भी पता नहीं है अपने को, बस इतना ही पता, प्रोफेशन पता है इनका बस, ठीक है। ड्राफ्ट्समैन जो है एफ जो है बी का पुत्र है, एम ई का भाई है। विधिवक्ता सी जो है, विधिवक्ता सी पता लग गया, ये सी है, ध्यान समझना। विधिवक्ता सी है जो डी की पुत्रवधू है, डी की पुत्रवधू है। अब इसका मतलब है इनका जो है रिलेशन स्वाभाविक सी बात है। एफ जो बोल रहा है, ड्राफ्ट्समैन जो एफ जो है बी का पुत्र है, ठीक है, एम ई का भाई है, ठीक है। तो इनका जो है, ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर ई जो है अविवाहित है, ठीक है, डॉक्टर जो है ई विवाहित है। डी जो है एफ की दादी है, ठीक है। परिवार में 2 विवाहित दंपति होगी, तो ये चीज़ समझना, ध्यान समझना। ये 2 विवाहित दंपति है, 4 लोग तो यहाँ हो जाएंगे, एक वो होगा और एक उसका भाई होगा, ठीक है। तो स्वाभाविक बात है 6 हो जाएंगे, ठीक। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ देखो, ध्यान समझना, यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है, विधिवक्ता जो है सी डी की पुत्रवधी है, तो इसका मतलब ये जो है ये सबसे बड़े हैं घर में, ठीक है। ये प्लस है, ये आशुलिपि हो गया, और इसका भी अपने को पता लग गया है, ये क्या हो गया, विधिवक्ता सी जो है डी की पुत्रवधू है, डी, ध्यान से समझना, ये डी हो गया। और न्यायाधीश, ठीक है, विधिवक्ता का अपने को पता लग गया, और ये जेंडर भी पता लग गया इसका, विधिवक्ता सी है, ध्यान समझना। और डी की पुत्रवधू है, अपने को पता लग गया, ठीक है। अब जो ध्यान समझना, डी जो है ऐप की दादी है, ऐप की दादी है, तो ये आशुलिपि डी को पता ही लग ही गया, वो अपने को पहले पता लग गया था। तो यहाँ पे डी नीचे डी जो है ऐप की दादी, एफ यहाँ पे आएगा, तो ये ऐप जो है इनका बेटा होगा, ध्यान से समझना है चीज़। और ठीक है, डॉक्टर ई जो है अविवाहित है, ठीक है। अब एक परिवार में 2 विवाहित दंपति हो, ये हो गया। अब 1 मिनट रुक जाओ इधर, ये हो गया था न्यायाधीश विधिवक्ता से विवाहित है, ये भी हो गया। ड्राफ्ट्समैन एफ जो है, ड्राफ्ट्समैन ये ड्राफ्ट्समैन है, याद रखना। और ये जो बी का पुत्र है, तो ये बी हो जाएगा। और ई का भाई है, ई का भाई है, ध्यान समझना। अब ये इसका जेंडर पता नहीं लगा अपने को, याद रखना है। डॉक्टर जो है, ये डॉक्टर है ई, और ये अविवाहित है, ठीक है, डॉक्टर है। सबके बारे में सब कुछ पता लग गया अपने को, डी एफ की दादी है, परिवार में था, बस फटाफट करते जाओ। बी का व्यवसाय, बी अपने को पता चल गया, न्यायाधीश है, ठीक है। आंसर, इनमें कौन सा दंपति है, देखो ए और डी है और बी और सी है,
तो दोनों के दोनों हैं, ठीक है। डी का व्यवसाय क्या है? डी का व्यवसाय भी अपने को पता लग चुका, आंसू लिपि की है, आंसर हो गया सारे के सारे। तो याद रखना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, हो जाएगा। सर बहुत टफ लगते हैं क्वेश्चन। क्या हो गया? सर ये बहुत ज्यादा टफ लगता उल्टा है सबसे मेरे इजी से। यही है भाई, आप थोड़ा अच्छे से सिस्टमेटिक करो, थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट करोगे तो हो जाएगा, सबसे इजी होता है। अब हम पहले बता रहे रिलेशनशिप से क्वेश्चन आए नहीं है पिछले 2-3 सालों से, तो आने के चांसेस पूरा है, 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। चलो कितना हो गया अभी? 9:05 तक मिलो मेरे से।